माय नेम इज़ कविता। मैं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो 4 चीज़ों का होता है। पहला था वाटर, मिनरल्स, फूड एंड हार्मोन। इन 4 चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो ये ट्रांसपोर्ट होता है उसके 2 माध्यम होते हैं। वो 2 माध्यम आपको हमने बताए थे। पहला होता है जाइलम और सेकेंड होता है फ्लोएम। तो इस प्रकार से जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो हमने कहा था जाइलम से वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है और जो फ्लोएम से मिनरल्स, फूड एंड हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम से भी हो रहा है, फ्लोएम से भी हो रहा है। पर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब जाइलम का अवशोषण होता है, यानी कि जब मिनरल्स कंज्यूम होते हैं, कहाँ से? जाइलम से कंज्यूम होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और जब जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल्स अवशोषित होते हैं तो उन्हीं के साथ मिनरल्स भी अवशोषित होते हैं। यानी कि जब मिनरल्स का अवशोषण होता है तो जाइलम से होगा और उसकी जो डायरेक्शन हमने बताई थी वो अपवर्ड डायरेक्शन बताई थी, यानी रूट से ऊपर की ओर डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट जो हमने बात की थी कि जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम से होता है। वो कब होता है? जब जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होता है तो उसे हमने कहा था कि यहाँ पे जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम से होता है। तो ये था जो भी सब्सटेंस प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं और उनके हमने माध्यम देखे थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला हमने पढ़ा था कम दूरी का ट्रांसपोर्ट और दूसरा पढ़ा था हमने ज़्यादा दूरी का ट्रांसपोर्ट। कम दूरी के ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट कम दूरी में होता है, जैसे सेल टू सेल, हमने कहा था जब 2 सेल आपस में जुड़ी होती हैं और सेल टू सेल जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हमने कहा था कम दूरी का ट्रांसपोर्ट। और या फिर विद इन द सेल, यानी एक ही सेल में जब ट्रांसपोर्ट, एक दूरी का ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमने कहा था जो कम दूरी का ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे पास 3 नए वर्ड आए थे, वो हमने पढ़े थे। पहला था विसरण यानी डिफ्यूजन, सेकेंड था फैसिलिटेड डिफ्यूजन और थर्ड था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमने ये तीनों में देखा, तो तीनों में क्या डिफरेंस था? डिफ्यूज़न में हमने देखा यहाँ पे कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं थी। जो डिफ्यूज़न हो रहा था वो बिना किसी स्पेशल मेम्ब्रेन के या बिना किसी स्ट्रक्चर के हो रहा था मेम्ब्रेन से, और जो डिफ्यूज़न होने वाले सब्सटेंस थे वो गैसेस थी और कुछ अमाउंट में वाटर भी था। नेक्स्ट जब हमने बात की थी फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट की, और वहाँ पे हमने बात की थी चैनल्स की। चैनल्स हमने आपको बताए थे, चैनल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, यानी कि जो चैनल से मूवमेंट होता है वो ग्लूकोज का हो सकता है, सोडियम पोटेशियम का हो सकता है और दूसरे आयंस का हो सकता है। नेक्स्ट जो हमने बात की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे पंप का यूज़ हो रहा है। अब जब नाम पंप आता है तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी जहाँ पे हम पंप के बारे में बात कर रहे थे, और हमने कहा जो पंप के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मीन्स की जो 2 हमने पहले पढ़े थे, यानी हमने पढ़ा था विसरण यानी डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने एनर्जी हमारे पास आया था, हमने पढ़ा था प्लांट और वाटर का रिलेशनशिप, यानी पादप और जल में संबंध हमने देखा था। उसमें हमारे पास एक वर्ड आया था वाटर पोटेंशियल। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमें ये लगता है कि वो स्टेबल है, बट वो स्टेबल नहीं होता है। उसके मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और ये मूव क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। फाइन करें तो हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी के द्वारा होने वाली जो मूवमेंट होती है हम उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल को किससे डिनोट किया था? हमने साई से डिनोट किया था। वाटर पोटेंशियल
सप्लाई होती है, जिसे हमने आपको पास्कल बताया था। वाटर पोटेंशियल के बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में पढ़ने से पहले हम सॉल्यूट के बारे में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट यानी हमने एक सॉल्यूशन लिया, यानी एक विलियन लिया, और वहाँ पे हमने कौन सा विलियन लिया, यानी एक पानी का ग्लास लिया और उसमें हमने शुगर को ऐड कर दिया। तो जो कम अमाउंट में था, यानी कि कम अमाउंट में यहाँ पे क्या है, शुगर है, तो शुगर को हम करेंगे सॉल्यूट यानी विलेय, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा हम उन्हें कहेंगे विलायक यानी विलियन। यानी कि हमने इसे कहा था जो शुगर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है हमने उसे कहा था सॉल्यूशन। तो हमने शुगर को कहा था सॉल्यूट और वाटर को मिला के हमारे पास आया था सॉल्यूशन। तो अगर हम सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक डायग्राम की। आपके सामने एक डायग्राम है और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड जो वाटर है वो प्योर है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सेम ऐसी है जैसे कि प्योर वाटर में कोई भी इनहिबिटर नहीं। जैसे कि हमने बात की थी ट्रैफिक की, अगर रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, जो व्हीकल्स की जो स्पीड होती है वो कम होती है। लेकिन अगर पूरी रोड खाली हो और अगर वहाँ पे एक ही व्हीकल हो तो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट है, इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे वाटर में कोई भी और अदर सब्सटेंस नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं मिले हैं, और अगर ये बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होनी थी वो तो पॉजिटिव होनी थी। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है जब उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट होता है। एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से होगा? यहाँ से। अगर यहाँ से कोई एक्स्ट्रा फोर्स आता है तो जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अदरवाइज जो प्योर वाटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। ये साई है, ये क्या करता है? पोटेंशियल को डिनोट करता है। वाटर पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे साई डब्ल्यू, यानी साई डिनोट करता है पोटेंशियल को और डब्ल्यू डिनोट करता है वाटर को। तो हमने जाना प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, इस वाले जो पार्ट में हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ आपको डॉट दिख रहे हैं। ये डॉट क्या है? ये सॉल्यूट है, यानी कि वाटर में कुछ मिक्स हो रखा है। ये जो सॉल्यूट है ये कुछ भी हो सकता है, शुगर या सॉल्ट या फिर आयंस, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनकी जो गति होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो जब उनसे टकराते हैं तो उनकी जो गति कम हो जाती है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की गति कम होती है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर पोटेंशियल है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है? वाटर पोटेंशियल का कम होना। और वाटर पोटेंशियल कम क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी वो कम हो गई थी। और इस एनर्जी का कम होने का रीजन क्या था? ये सॉल्यूट है जो यहाँ पे ऐड हो रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल होगा जीरो। अगर उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स हो जाता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल हम ये कह सकते हैं, यानी कि जब सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और जब सॉल्यूट कम होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता है वाटर पोटेंशियल को। यहाँ पे फिर से हमने एक डायग्राम देखा और यहाँ पे एक ये लेयर है, इस लेयर में
ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये था प्योर वाटर है, और ये क्या है, इस वाटर में क्या है, सॉल्यूट है। ये पूरा सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉल्यूट भी है। तो अगर हम इसका यहाँ पे हमारे पास एक और आप नया टर्म देखेंगे, ये होता है साई पी। साई पी का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम वाटर पोटेंशियल को पढ़ते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम प्रेशर की वैल्यू जीरो रखते हैं। और अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, जैसे कि मैंने कहा था, अगर यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रेशर पुट हो रहा है तो इसका मतलब कि उस प्रेशर की कोई वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या था, एक प्रेशर पोटेंशियल है और एक सॉल्यूट पोटेंशियल है। अभी तक हमने सिर्फ सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूट पोटेंशियल के बारे में नहीं पढ़ा था। यानी कि ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, और अगर ये गति करते हैं तो इसका भी कोई पोटेंशियल होता होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब सॉल्यूट वाटर में अगर हमने सॉल्यूट ऐड किया और उसने वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज किया तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। हमने बात की थी वाटर पोटेंशियल की, और हमने बात की थी सॉल्यूट। अब सॉल्यूट पोटेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं साई एस करके। तो जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है, जैसे जैसे हमने इसमें सॉल्यूट मिक्स किया तो क्या हुआ, जैसे कि हम इसे ऐसे मान सकते हैं, हमने एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी को घोला और वो जो घुला वो 2 मिनट में घुल गई। फिर से हमने उस ग्लास में एक और चम्मच डाला तो वो अब घुलने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूट की जो मूवमेंट है, उस सॉल्यूट के मूवमेंट में टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर सॉल्यूट का नंबर कम होता, इट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है। सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब है कि जो सॉल्यूट के बीच में जो एनर्जी होती है, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की जो गति है, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट, हमने देखा कि सॉल्यूट न सिर्फ वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है बल्कि सॉल्यूट पोटेंशियल को भी डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसमें वाटर पोटेंशियल भी कम होता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो भी कम होती है। और जो सॉल्यूट पोटेंशियल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी गति भी क्या होती है, डिक्रीज हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर है। अब हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल को कैसे डिक्रीज करते हैं। पहले हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे। हमने देखा ये प्योर वाटर है और हमने कहा था प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट हमने कहा था यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट का भी जो वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं है। यहाँ पे हमने कोई भी प्रेशर नहीं डाला है। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 0 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये क्या है, 0 है। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर डाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल 0 है, सॉल्यूट पोटेंशियल 0 है, और अगर ये दोनों 0 है तो क्या है, वाटर पोटेंशियल भी 0 है। वाटर पोटेंशियल भी 0 है। अब हमने वाटर पोटेंशियल को कैसे निकाला, अब हमने यहाँ पे इस वाले बॉक्स में हमने वाटर पोटेंशियल को कैसे निकाला हम देखते हैं। हमने कहा जो वाटर पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस, वो कहा हमने सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। यहाँ पे ऐसे हुआ, हमने इन दोनों को प्लस किया। लेकिन आपको ये देखना है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। वो कैसे नेगेटिव होती है हम इस वाले पोर्शन में देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो 0 है।
क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा है, तो प्रेशर पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल आया, हमारे पास 0.4 आ गया। इट मीन ये 0.4 क्या है, ये सॉल्यूट की वैल्यू है, जो क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल, जो कि वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर रही है। तो 0.4 क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल। अब हमने इन दोनों को प्लस किया, तो यहाँ पे ये वैल्यू है माइनस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस 0.4। इट मीन्स यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू आ गई है वो 0.4 आ गई है। हमने क्या कहा, माइनस 0.4 आ गई है। यानी कि अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो पोर्शन है, माना कि हमने कहा ये फेज ए है और ये फेज बी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फेज ए और फेज बी में से किसका वाटर पोटेंशियल अधिक होगा, तो आप बता सकते हैं कि किस पोर्शन का वाटर पोटेंशियल अधिक होगा। यानी कि यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल था वो 0 है, और यहाँ पे क्या है, -4 है। इट मीन्स इन दोनों में से ज्यादा कौन है, ये वाला है। इट मीन्स जो ए जो पोर्शन था उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो अधिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर हमने पढ़ा था कि जब जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो वाटर पोटेंशियल में नेगेटिव वैल्यू पुट करता है, क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स की गति को कम करता है। बट प्रेशर पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो प्रेशर पोटेंशियल जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को पॉजिटिव करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये प्रेशर पुट कर रहा है, और जब प्रेशर का हम देख सकते हैं, जब भी हम दाब डालते हैं या फिर जब भी हम ताप को बढ़ाते हैं, दाब और ताप को बढ़ाने से वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हमने किसी पानी को बॉईल किया यानी उबाला, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो गति होती है हम उसे साफ देख सकते हैं, यानी पानी खौलने लगता है। इट मीन्स टेम्परेचर से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट हो गया वो ज़्यादा हो गया। सेम वैसे ही जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर में भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे इस वाले डायग्राम में फिर से हमारे पास दो पोर्शन आते हैं, ये है पोर्शन ए और ये है पोर्शन बी। अब ए में क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्योर वाटर। ये है प्योर वाटर है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर हम ए वाले की देखें कि ए वाले जो पोर्शन में का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पे हमें कोई भी प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर पोटेंशियल है वो 0 होगा। नेक्स्ट, अगर ये प्योर वाटर है तो यहाँ पे जो सॉल्यूट की एब्सेंस होगी, और वहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। सॉल्यूट पोटेंशियल को, वाटर पोटेंशियल को आप हमेशा ऐसे इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वाटर पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन का अगर देखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं था, पर यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर का क्या मतलब होता है, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ऊपर से क्या होता है, प्रेशर को डाला जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0.30। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, और वाटर को हम क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। और इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन यानी विलयन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो है -0.223। तो अगर हम इसका वाटर पोटेंशियल निकालें तो हमें इसे प्लस करना है, तो प्लस और माइनस का क्या होता है, माइनस हो जाता है। और यहाँ पे जो वैल्यू आई 0.7 हमारे पास आई, तो 0.7 इट मीन्स यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल था वो 0 था, और यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल था वो 0 हो गया है। यानी कि हमने देखा
जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। अगर हमने वाटर में सॉल्यूट को ऐड किया तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। और अगर हमने वाटर पोटेंशियल में हमने जो वाटर था और हमने उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, उसमें पॉजिटिव प्रेशर भी इंक्लूड है, तो जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू आ गई थी वो कितनी आ गई थी, पॉजिटिव आ गई थी। तो आप जानते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो कब 0 होगा, कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसे हम परासरण कहते हैं। यदि हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को पढ़ें तो ऑस्मोसिस होता है परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आया, ऑस्मोसिस में क्या आया हमारे पास, ऑस्मोसिस में सबसे पहले हम इन वर्ड को देखेंगे। हमारे पास है दो भिन्न सांद्रता वाले घोल, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशन होंगे और जिनकी सांद्रता भिन्न भिन्न होगी। सांद्रता से हमारा मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं और उन दो सॉल्यूशनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले हम इनके वर्ड्स को समझेंगे। हमारे पास क्या है, दो विभिन्न सांद्रता वाले क्या है, दो घोल हैं जिन्हें हम सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि उस मेम्ब्रेन से कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही पास करेंगे। और अर्धपारगम्य झिल्ली की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ से सॉल्वेंट पास होता है। सॉल्वेंट हमने किसे कहा था, सॉल्वेंट कहा था हमने विलायक को। विलायक को जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है या फिर जो खुद में विलय को घुलने देता है। तो जो जिसमें ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में घुलते हैं, वाटर में। यानी वाटर क्या है, यहाँ पे विलायक है। इट मीन्स इस जो पारगम्य झिल्ली से सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट होगा, यहाँ से जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। यानी आप जान चुके हैं कि दो विभिन्न सांद्रता वाले जो घोल किसे कहते हैं, और हमने ये भी कहा था कि अर्धपारगम्य झिल्ली हमने किसे कहा था। तो इसमें ये ऑस्मोसिस क्या कह रहा है, ऑस्मोसिस एक प्रकार का क्या है, विसरण है। विसरण के बारे में हमने जाना था। विसरण का मतलब होता है बहना, यानी डिफ्यूजन। इसका जब हमने एग्जाम्पल लिया था तो हमने एक अगरबत्ती का एग्जाम्पल लिया था। यानी कि जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब इसके आगे हमने पढ़ेंगे कि जो इसमें जो क्या होते हैं, विलायक के अणु होते हैं। विलायक के अणु यानी कि जो हमने कहा था जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। तो जो विलायक के अणु होंगे वो क्या करते हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में की ओर गति करते हैं। यानी इसमें जो विलायक होगा वो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है उल्टी हो रही है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन या डिफ्यूजन ऑफ वाटर। बट यहाँ पे क्या होती हैं, दो चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। और जो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है यानी जो परासरण होता है उसके लिए यहाँ पे प्रेशर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। क्योंकि अगर जब हमने विसरण की बात की थी हमने कहा था कि जो विसरण होता है वो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से, ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है और ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्रोसेस उल्टी हो रही है। तो जब भी कोई परासरण हो या विसरण हो, जब भी कोई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में हो रहा है, ये दाब की फॉर्म में हो रहा है। तो हम सबसे पहले अपना पहला जो डायग्राम है उसे देखते हैं। हमने कहा था ये प्योर वाटर है और ये क्या है, सुगर सॉल्यूशन है। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पे है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो परासरण क्या होता है,
कम सांद्रता से और अधिक सांद्रता की ओर, यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होने वाला जो विचरण होता है हम उन्हें परासरण कहते हैं। परासरण में दो विभिन्न क्या होती हैं, दो विभिन्न घोल होते हैं या दो भिन्न भिन्न क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी सांद्रता का डिफरेंस होता है। इसके बाद हमने जो सेकंड वाला डायग्राम देखा, हमने कहा पहले जो वाटर की का जो लेवल था वो यहाँ तक था, जब वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पास हो जाते हैं। तो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। ऑस्मोसिस के बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की थी अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे कि जो मेम्ब्रेन होती है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। इम्परमेएबल मेम्ब्रेन के बाद आता है फिर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के बाद जो थर्ड आता है वो आता है सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। तो जो पहला आता है इम्परमेएबल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से कोई भी चीज आर पार नहीं होती है, चाहे सॉल्यूट हो या फिर चाहे सॉल्वेंट हो, इस मेम्ब्रेन से कुछ भी आर पार नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इम्परमेएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के बारे में अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि उसमें से क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट ही पार हो सकता है। सॉल्वेंट का मतलब वाटर होता है, हमेशा सॉल्वेंट वाटर हो ये भी ज़रूरी नहीं है, हमें ये देखना है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा अमाउंट किसका है और कौन जो विलेय ही विलायक में घुलता है, यानी कि घुलाने का काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को समझने के लिए हमारे पास दो डायग्राम है, ये देखेंगे। यहाँ पे एक ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से क्या है, सिर्फ हमने कहा था विलायक ही ट्रैवल कर सकता है, सॉल्वेंट ही ट्रैवल कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ये तो हमें पता है कि जो वाटर का जो लेवल है वो कम हो गया। पहले वाटर का लेवल कहाँ था, यहाँ था, यानी यहाँ था। उसके बाद वाटर का लेवल कम हुआ और जो लेवल यहाँ पे होना चाहिए था वाटर का वो यहाँ आ गया। तो ये तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मूव कर रहा है, बट हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम इन मॉलिक्यूल्स को आराम से गिन सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या है, 9 मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी कितने हैं, सिर्फ 9 ही मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ जो मूवमेंट हो रहा है वो किसका मूवमेंट हो रहा है, वो सिर्फ पानी का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं हुआ। ऐसी मेम्ब्रेन को हमने कहा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन और अर्धपारगम्य झिल्ली। तीसरी प्रकार की जो झिल्ली या मेम्ब्रेन हमारे पास आती है सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेएबल, जैसे कि ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ये सिलेक्शन करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्वेंट ही पास करेगा या सिर्फ सॉल्यूट ही पास करेगा, ये सिलेक्शन कर रहा है कि जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वही यहाँ से पास करेगा। तो हमारे पास जो आता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे एग्जाम्पल है। हमारे पास आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि बाइलिपिड लेयर होती है। ये जो एक लेयर है, पहली ये है, दूसरी ये है। ये जो इसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, यानी ये वाटर के कांटेक्ट में है और ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है। और नेक्स्ट जो पार्ट हमें आया हमारे पास वो है हाइड्रोफोबिक, यानी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये जो पार्ट है ये क्या होता है, वाटर लविंग नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वाटर की ड्रॉपलेट नहीं है। जो ब्लू कलर में है वो वाटर है, यानी कि ये जो क्या है हाइड्रोफिलिक पोर्शन है और ये है हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन क्या है ये सेलेक्ट करती है, लाइक यहाँ से गैसेस जा सकती हैं,
और हमने कहा था कि जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये क्या होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। तो यहाँ से क्या होता है, लिपिड भी ट्रैवल कर सकता है। यहाँ से क्या होगा, लिपिड भी ट्रैवल करेगा। इट मीन्स इसने सिलेक्शन किया। हमने जब बात की थी वितरण की बात की थी हमने और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैनल और पंप बने हुए हैं और उसी के द्वारा क्या होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। बाकी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होता है, सेलेक्टिव होती है। मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर डू नॉट, यहाँ पे क्या होती है, इसे पार नहीं कर पाती हैं। तो ये क्या थी, हमारे पास सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फेजेस ऑफ मेम्ब्रेन, फेजेस ऑफ मेम्ब्रेन या फिर सेल, मेम्ब्रेन और सेल, फेजेस ऑफ मेम्ब्रेन और सेल। हम जो सेल की बात कर रहे हैं, हम अभी प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो जो सेल के जो फेजेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड वाला जो फेज है वो है ये। तो पहला हमारे पास आता है हाइपरटोनिक, नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक और जो थर्ड आता है वो आता है आइसोटोनिक। सबसे पहले आप इनके नाम को नोट करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो तीन फेजेस होते हैं ये क्या होते हैं, इन आप नोट कीजिए। सबसे पहले हमारे पास आया हाइपरटोनिक। हाइपर से जैसे कि ये हाइपर ही नाम इंडिकेट कर रहा है, हाइपर यानी कि जिसमें जो सॉल्यूट की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। कोई भी सेल हो गया, जैसे कि हमने कहा ये एक सेल है और इसमें जो क्या है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, ये है सॉल्यूट, माना कि ये पूरा सॉल्यूट से भरा हुआ है। इट मीन्स कि ये क्या है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हाँ आपको दिख रहे हैं ये वाले डॉटेड, ये क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट एक सेल ये है, यहाँ पे जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा है। और अगर हमने कहा एक सेल ये है, यहाँ पे सॉल्यूट का जो नंबर है वो कम है। जो आपको ब्लू कलर में ये डॉट दिख रहे हैं ये कम है और अंदर ज़्यादा है। तो जिस भी सेल में जो सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा होता है उसे हमने क्या कहा, हमने उसे कहा हाइपरटोनिक। यानी कि हाइपरटोनिक यानी कि जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा। हाइपर से इंडिकेट कर रहा है, हाइपर मीन्स ज़्यादा होना, तो यहाँ पे सॉल्यूट का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि हाइपोटोनिक इसके जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स कि जिस सेल में जो सॉल्यूट का नंबर कम होगा, यानी कि अगर हम इस सेल और इस सेल का कंपैरिजन करें तो हमने देखा कि जो इस सेल के अंदर जो सॉल्यूट है, यानी कि जो ये ब्लू डॉट में दिखाया गया है, ये जो सॉल्यूट है ये कम है और इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है। तो जिस भी सेल में जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है, उसे हमने कहा था हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यानी कि अगर ये हाइपरटोनिक है तो हाइपोटोनिक क्या हो गया, ये हो गया, इसमें सिर्फ इतना सॉल्यूट है। यानी कि ज़्यादा सॉल्यूट अगर होगा तो हमने कहा हाइपरटोनिक, और अगर कम सॉल्यूट अगर होगा तो हमने कहा हाइपोटोनिक। यानी ज़्यादा सॉल्यूट वाले को हाइपरटोनिक, कम सॉल्यूट वाले को हाइपोटोनिक। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक। अगर हमने कहा कि कोई दो सेल है और दो सेल में सॉल्यूट का जो मात्रा है वो क्या है, इक्वल है। जैसे कि हमने कहा एक सेल ये है और एक सेल ये है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ब्लू कलर के डॉट जो कि हमें सॉल्यूट में दिखाए गए हैं, अंदर भी उनकी मात्रा सेम है और बाहर जो मात्रा है वो भी उनकी सेम है। तो इसे हमने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सेम है। उसके बाद जो हाइपरटोनिक से जो एक नया वर्ड निकलता है वो निकलता है प्लाज्मोलाइसिस। हाइपोटोनिक से जो निकलता है वो क्या होता है, साइटोलाइसिस। ये जो वर्ड है ये कनेक्टेड होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फिस्टर फनल एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो डायग्राम है, पहला ये है
और दूसरा ये है, ये जो डायग्राम लिया गया है ये आपकी बुक से लिया गया है। आप अपनी बुक से इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं। ये जो थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आया होगा, और ये जो एक्सपेरिमेंट है आप इसे घर से पढ़ के आएंगे और कल हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।